साथियों नमस्ते। हम लोग बात कर रहे हैं स्वर संधि की और स्वर संधि का ये लगातार हमारा चौथा व्याख्यान शुरू होने जा रहा है। मित्रों, स्वर संधि में ही नहीं अपितु संपूर्ण संधि प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण संधि मानी जाती है यण संधि। मैं यदि मेरे अनुभव से कहूँ तो ऐसी कोई परीक्षा नहीं होती है हिंदी व्याकरण से संबंधित जिसमें यण संधि का कहीं न कहीं जो है योगदान नहीं हो, ऐसी कोई परीक्षा नहीं होती। इसलिए पूर्ण ध्यान से आपके मन मस्तिष्क में जितने भी विचार इधर उधर चल रहे हैं बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के सुनिएगा। मैं आपको ये वादा करता हूं कि आपने इस व्याख्यान को यदि बिल्कुल समयबद्ध तरीके से और पूर्णतः यदि हृदयंगम कर लिया तो यण संधि से संबंधित आपकी कोई भी समस्या नहीं रहेगी। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा, बार बार हो सकता है मैं कहूं या न कहूं, यण संधि उपसर्ग का प्राण है, क्योंकि यण संधि में हम 9 उपसर्गों की बात करेंगे। परीक्षक आपसे जब किसी शब्द में उपसर्ग पूछते हैं तो वो यण संधि वाले अधिक होते हैं। किस प्रकार से शब्दों का हमें विश्लेषण करना चाहिए, ये यण संधि से ज़्यादा बेहतरीन तरीका और कोई नहीं बता सकता। बहुत सरल है और बिल्कुल सिस्टमेटिक है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि यण संधि में ये बताने की अब जरूरत नहीं है कि 2 निर्दिष्ट वर्ण होते हैं संधि में। पिछले कई व्याख्यानों में हर व्याख्यान में ये कहता हूं। तो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो ई या ई हो, या फिर ऊ या ऊ हो, या फिर री वर्ण हो, और उसके आगे अंतिम पद का प्रथम वर्ण इनसे भिन्न कोई असमान स्वर होना चाहिए। इनसे भिन्न असमान स्वर कैसे होना चाहिए कि ई के बाद में ई नहीं आना चाहिए। हमने ये दीर्घ स्वर संधि में पढ़ा है, जैसे प्रति में ई आ रहा है और प्रति के आगे जब मैं जैसे मैंने प्रति के साथ में मैं इत जोड़ता हूं तो देखो क्या हुआ, यहां पर त में ई है, इधर भी ई है, तो ये असमान नहीं है। ये ई ये क्या है, समान स्वर है। और यण संधि में क्या होने चाहिए बोलो, ई प्रथम पद का अंतिम वर्ण होना चाहिए, लेकिन ई के बाद में असमान स्वर वर्ण आना चाहिए, अर्थात ई के पश्चात ई न आए, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर यदि समान स्वर आएगा तब तो समान तो दीर्घ होता है, तो ये प्रतीत शब्द बन जाता है। लेकिन यदि मैं इसको ऐसे कहूं कि प्रति के आगे यदि मैं आपके शब्द जोड़ दूं, आहार शब्द जोड़ दूं, देखो ये पहला पद है प्रति और दूसरा पद क्या है बोलो, आहार। तो यहां पर ई जो है उसका योग किससे हुआ है, आ से, और ई और आ परस्पर क्या है, समान नहीं है। ये क्या है बोलो, असमान स्वर है। तो ये असमान स्वर आने चाहिए, पहली बात तो ये है। अब यहां पर ये शब्द क्या बनेगा ये अभी का विषय नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा एक शब्द है सु और एक शब्द है उक्ति, तो यहां पर क्या हुआ, ये स में क्या है उ, इधर भी क्या है उ, तो ये क्या है समान स्वर। तो यहां समान स्वर में यण संधि का प्रसंग लागू नहीं होगा। तो ये क्योंकि ये सूक्ति बन जाता है और ये दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। यहां पर यदि सु के आगे मैं यदि अल्प जोड़ दूं तो यहां पर ये जो संरचना है ये यण संधि की है। बात समझ में आ गई होगी कि यण संधि में भी प्रथम पद का अंतिम वर्ण, क्योंकि ये दीर्घ स्वर संधि में भी ई आ सकता है, लेकिन वहां पर समान स्वर आएंगे और यहां पर असमान स्वर आएंगे। अर्थात यहां पर देखो सु में उ है और आगे क्या है अ। ये जो प्रसंग बन रहा है ये यण संधि का प्रसंग बन रहा है। ये कौन सा बन रहा है, दीर्घ स्वर संधि का। ये जो प्रसंग बन रहा है ये दीर्घ स्वर संधि का है, लेकिन ये वाला जो प्रसंग है वो कौन सा है, यण का है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अभी तक हमने ये सीखा है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई उ री हो और उसका योग असमान स्वर से होना चाहिए। असमान स्वर से कैसे होगा ये बात हम कर चुके हैं। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई या ई लिख देते हैं हम, ई या ई होगा, या फिर क्या होगा उ या उ होगा, या फिर तीसरा क्या होगा री होगा। यही 3 पार्ट है यण के, 1 2 और 3, और इनका योग किससे होगा, असमान, अर्थात री के बाद में री नहीं आना चाहिए, उ के बाद में उ नहीं आना चाहिए। ये पहली शर्त इसकी है। ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आ रही है, तो हाँ बोल दें आप। और यदि ऐसा होता है तो क्या होगा, देखो ई के पश्चात या उ के पश्चात या री के पश्चात यदि असमान स्वर आता है तो देखो ये ई के स्थान पर य बन जाता है, उ के स्थान पर व बन जाता है, री के स्थान पर र बन जाता है। लेकिन ये जो मैंने लिखे हैं तीनों ही गलत है। तो शुद्ध क्या है इसका, ये वाला य जो है वो हलंत होता है, ये वाला व हलंत होता है और र हलंत होता है। ये आपको ध्यान रखना है।
प्रिय मित्रों, मैंने आपको यह कहा था कि दीर्घ संधि में, गुण संधि में, वृद्धि संधि में जो शब्दों का निर्माण होता है वो प्रथम पद का अंतिम वर्ण, अंतिम पद का प्रथम वर्ण अर्थात एकादेश प्रक्रिया से होता है। याद है ना? यण स्वर संधि जो है उसमें ये जो निर्माण होता है शब्दों का वो केवल आदेश प्रक्रिया से होता है। आदेश का अर्थ क्या है, उसके मायने क्या है, अर्थात यण संधि में केवल प्रथम पद का अंतिम वर्ण ही बदलता है, ये ध्यान रख लो। अब देखो कैसे होता है, जैसे मैंने एक शब्द लिया अधि और एक शब्द ले लिया मैंने ऊढ़ा शब्द ले लिया, आपक शब्द ले लिया, आहार शब्द ले लिया, आपक, ये लोकप्रिय उदाहरण है। अब यहां पर क्या है देखो, अधि में क्या आया है, ध में क्या है, ई है और आगे क्या है, आ है। ई और आ परस्पर सवर्ण नहीं है अर्थात समान नहीं है, ये क्या है, असमान है। यदि ऐसा है तो ये ध में जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, ई को मैं क्या कर दूंगा, य कर दूंगा, और य कैसा होता है, हलंत होता है। अब सवाल यहां पर ये उठता है, सुनो, यहां पर यह है कि ध में ध का जो ई था उसका मैं य बना दिया, तो ये ध कैसा रह गया, फिर हलंत रह गया ना, ये हलंत, क्योंकि ध में से जो ई स्वर था हमने बाहर खींच लिया और आगे इधर क्या है, बोलो आपक। ये आपक अर्थात अंतिम पद का प्रथम वर्ण जो आ था उसके स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ा। अब क्या करूंगा मैं, ये पहला दिया हुआ होगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। अब ये दूसरा मैंने आपको समझाने के लिए किया है। तीसरे में क्या करोगे आप, अ है, फिर ध है, फिर ये य में आ जुड़ जाएगा तो या। हलंत वास्तव में तो यह हलंत था, लेकिन ये या बना क्यों, क्योंकि आपक वाला अर्थात अंतिम पद वाला जो पहला स्वर होता है उसके साथ जुड़ जाता है और ये शब्द बन जाता है अध्यापक। और अध्यापक में कितने उपसर्ग है, एक ही उपसर्ग है, इसमें दो उपसर्ग नहीं है। क्योंकि आपक जो शब्द है उसमें आ को यदि उपसर्ग मान ले तो पीछे पक शब्द बच जाता है और पक का कोई अर्थ नहीं है। ये आपक शब्द जो है आगे हम और बता देंगे आपको। आप धातु होती है संस्कृत में जिसको हम प्राप्त कहते हैं, प्राप्त में प्र उपसर्ग आप धातु त प्रत्यय, ऐसे ही आप में अक प्रत्यय जुड़ता है तो आपक शब्द बन जाता है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है कि ये पहला पार्ट का ऐसा एक उदाहरण मैंने आपको दिया। प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि उ या उ में से कोई होगा, जैसे हमने एक शब्द लिया अनु और एक शब्द लिया ऐषण। अब देखो मिल कौन रहा है, न वाला उ और ऐषण वाला ए। ये उ ए परस्पर क्या है, सवर्ण तो नहीं है अर्थात समान वर्ण तो नहीं है, ये असमान वर्ण है। तो यहां पर असमान वर्ण है तो यहां पर किसका नियम लागू होगा, यण संधि का। और उ के स्थान पर मैं क्या कर देता हूं, उ के स्थान पर वह कर देते हैं अपन। तो यहां पर देखो क्या होगा, देखो ये अनुम का आया हुआ जो उ था उसका मैंने वह कर दिया और वह कैसा, हलंत है, तो इसको हलंत करो। और ये उ किस में था, न में, तो न हलंत हो गया तो ये शब्द बन गया अन्व। और आगे क्या है बोलो, ऐषण। बहुत सरल है। अब यहां पर इसका संधिविच्छेद तो ये हो गया, फिर इसको व में अ जोड़ दोगे तो व बन जाएगा। शब्द क्या बनने जाएगा, अन्वेषण हो, चाहे अन्वेषक हो, चाहे अन्वीक्षण हो, चाहे अन्वित हो, ये सारे के सारे शब्द इसी प्रक्रिया से निर्मित होते हैं। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है ये प्रसंग और ये संदर्भ आपको समझ जो है वो समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा तीसरा उदाहरण लेता हूं। प्रथम पद का अंतिम वर्ण री कैसे आता है, ये दूसरा पार्ट था, ये पहला पार्ट था। आइए हम तीसरे पार्ट की बात करते हैं। एक हमारे पास शब्द है पितृ और एक शब्द है हमारे पास अनुमति। देखो ये दो पद है, संधि कहां होती है, दोनों निर्दिष्ट वर्णों का, पहले का अंतिम और अंतिम का पहला। पहले का अंतिम क्या है, पितृ का अंतिम क्या है, री है, और आगे क्या है, अनुमति, अर्थात री के बाद में अ स्वर आ रहा है। और री और अ ये परस्पर समान वर्ण नहीं है, ये असमान है, अलग अलग है, अर्थात एक जाति नहीं है इनकी। यदि ऐसा होता है तो क्या करते हैं अपन, बताओ। ये जो री आया है इसको मैं क्या कर दूंगा, र, और र कर दूंगा तो ये त में जो री था उसका मैंने र कर दिया तो ये त हलंत रह गया, और ये पी त र, और आगे क्या है बोलो, अनुमति। अब इसमें आपको एक विचार और करना पड़ेगा कि हमारे यहां पर जो चार वर्ण है वो क्ष, त्र, ज्ञ और क्ष, ये संयुक्त वर्ण में आते हैं। तो यहां पर देखो पी, त, र और अनुमति जो शब्द है इसमें त, र और अ, ये जो तीन वर्ण है इससे क्या बनेगा, त्र बनेगा। आपको ऐसे ध्यान रखना है, ये त्र बन जाएगा और आगे शब्द क्या बनेगा, नुमति। तो ये शब्द क्या बना, पित्रानुमति। ये पित्रानुमति जो शब्द है वो यण संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद जो होगा वो होगा पितृधन अनुमति। ये इसकी संरचना है, आपको ऐसे ध्यान रखना। तीन पार्ट होते हैं इसमें। संस्कृत में इसका एक और पार्ट है लृ वर्ण वाला, लेकिन हिंदी में लृ क्योंकि वर्ण है ही नहीं, हमारे यहां पर लृ वर्ण ऐसा वाला है ही नहीं, इसलिए यण संधि के तीन ही पार्ट होगा।
ई के बाद में असमान आएगा तो य बन जाएगा, ऊ का व बन जाएगा, री का र बन जाएगा। कैसे बनता है मैंने 3 उदाहरणों के माध्यम से आपको समझा दिया। अब मैं आपको आगे लिए चलता हूं, स्लाइड के माध्यम से हम बात करेंगे। यहां पर आपको ये बार बार कदम कदम पे ध्यान रखना पड़ेगा कि शब्द में उपसर्ग क्या है। देखो अन्वेषण जो शब्द है उसमें आपको कहीं अनु दिखाई नहीं दे रहा है ना, अन्वेषण में पूछेगा कौन सा उपसर्ग है, अनु। तो ये आपको ध्यान में आना चाहिए कि अनु उपसर्ग होता था, और जब अनु और ऐषण के बीच में जब संक्रिया हुई संधि में तो आदेश प्रक्रिया से यण संधि में ऊ का व हो गया शब्द अन्वेषण। अब यहां पर अनु नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उपसर्ग कौन सा है, अनु है। यहां पर आपको अधि है, लेकिन यहां पर अधि दिखाई दे रहा है क्या, इसमें नहीं दे रहा ना। तो ये आपको ध्यान में आना ही चाहिए कि यण संधि में एक तो प्रति, एक परि, एक नी, एक वी, एक सु, एक अनु और एक अधि और एक अभि, ये 9 उपसर्ग जो हैं वो बहुत काम के हैं। 9 उपसर्ग यदि आपने पढ़ लिए इधर यण संधि में तो फिर आपको अलग से उपसर्ग पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ये आपका इस प्रकार से आपकी मानसिकता के साथ होना चाहिए। लिए चलता हूं मैं आपको यण स्वर संधि में। देखो प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई आ जाए, ऊ आ जाए, री आ जाए, उसका योग असमान स्वर से होगा तो ये ई क्या बनेगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, य हलंत होता है। ऊ क्या बनेगा, व, और री क्या बनेगा, र। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ये स्ट्रक्चर है इसका। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई ही हो, अंतिम पद का प्रथम वर्ण कोई ई से भिन्न कोई असमान स्वर हो, तो ये जो ई देख रहे हो इसके स्थान पर य हो जाता है। ई तथा य का उच्चारण स्थान तालु है। ये क्यों होता है, ई के स्थान पर यही क्यों होता है, इसका क्या कोई रीजन है? बिल्कुल है, क्योंकि ई का उच्चारण स्थान तालु है, य का उच्चारण स्थान भी तालु है। तो संधि में क्या है, तालु स्थानों की जो समता होती है उसके कारण ये परिवर्तन होता है। अतः उच्चारण साम्य के कारण ई के स्थान पर क्या हो गया, य। जैसे एक शब्द है रीति और अनुसार। मित्रों यहां पर देखो ती में क्या है, ई, आगे क्या है, अ। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहां पर ये जो रीति देख रहे हो इसका ई का मैं क्या कर दूंगा, य। तो ये रीति जो था उसका मुझे मन में क्या बना लेना है, रीत्य बना लेना है, रीत्य। क्योंकि री का तो री रह गया, त हलंत हो गया, त में जो ई था उसका यह बना दिया। आगे क्या है, अनुसार। अब यहां पर आपको एक विशेष बात ध्यान रखना है कि यह शब्द बनता है रीत्य अनुसार। इस प्रकार के यण संधि वाले जो शब्द होते हैं उसमें जो समस्या और जो विद्यार्थी जहां पर गड़बड़ करते हैं वो ये करते हैं कि इसको रीत्य अनुसार की जगह रीत्यानुसार लिख देते हैं, क्योंकि बोलने में रीत्यानुसार से रीत्यानुसार थोड़ा सरल है। यहां पर अनुसार शब्द है तो यहां पर य हलंत वार, हलंत यम अ जुड़ेगा तो यहां पर य ही बनेगा या नहीं बनेगा, यह ध्यान रखना है। इसी प्रकार जैसे मैंने कहा सखी और उक्त, सखी में क्या है ई, आगे क्या है उ, तो ये असवर्ण हो गया ना। तो यहां पर ई का मैं क्या कर दूंगा, य कर दूंगा, और ये ख हलंत हो जाएगा क्योंकि ई का तो मुझे कुछ बदलना है, यह हो गया। और आगे क्या है बोलो, उक्त शब्द है। अब इसको जोड़ दो वापस, तो क्या करोगे बोलो, ये स है, ये फिर ये ख है, और य में उ जुड़ेगा तो यू ह्रस्व हो जाएगा, और ये शब्द क्या बनेगा, सख्युक्त। क्या बनेगा, सख्युक्त। यहां पर यह भी ध्यान रखना होगा कि उक्त में उ छोटा था तो यहां पर य में जो उ का जो वर्तनी लगता है वो भी ह्रस्व होता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा। इसी प्रकार जाति और ऐक्य, यहां पर क्या है, ई का योग किससे हो रहा है, ऐ से हो रहा है, ये असवर्ण है। जाति का क्या बना दूंगा, जा त, ई का य कैसा होता है, हलंत, और हलंत य में जब ऐ जुड़ जाएगा आगे ऐक्य वाला तो ये शब्द बनता है जात्यैक्य। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इसमें कदाचित वृद्धि संधि का भी संदेह हो सकता है। हालांकि जो विद्यार्थी बड़े प्रसन्न से और बड़े जो है एकाग्रचित होकर के जो पढ़ रहे हैं उनके सामने तो ये समस्या नहीं आती, लेकिन जो केवल सेटिंग से पढ़ते हैं ना उनको सामने, क्योंकि उनको पता है कि ऐ में 2 मात्रा जहां पर होती है वृद्धि संधि होती है। इसी प्रकार एक शब्द और लेता हूं, देखो मैं आपके सामने एक शब्द है जैसे वाणी शब्द है। अब वाणी के साथ में औचित्य शब्द जोड़ते हो तब क्या बनता है, देखो ण में क्या है ई, आगे क्या है औ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये परस्पर असवर्ण है। तो यहां पर देखो वा फिर न में जो ई था, ई का मैं क्या कर दूंगा य, और हलंत य में औचित्य वाला औ बनेगा, तो ये वाण्यौचित्य। ये वाण्यौचित्य जो शब्द है वो परीक्षक आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तो वो एक शब्द ये दे देगा, या फिर यण संधि का उदाहरण नहीं है तो 3 वो देख करके एक शब्द कुछ और दे देता है। तो यहां पर आपको औ देख करके आप इसमें वृद्धि संधि का आपको संदेह हो सकता है, लेकिन यहां पर वृद्धि संधि नहीं है, ये शब्द जो है वो यण संधि का उदाहरण है। आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो ये बात एक महत्वपूर्ण थी। और दूसरा इसका जो नियम है यण संधि के 3 पार्ट मैंने आपको बताए। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण उ या ऊ हो तो उ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। तो ओष्ठ से ओष्ठ याद रख लो।
और व का उच्चारण स्थान भी ओष्ठ है, लेकिन ये जो ऊ के स्थान पर होने वाला जो व है ये हलंत होता है, आपको इसे ध्यान रखना है। और अंतिम पद का प्रथम वर्ण ऊ से भिन्न कोई अन्य स्वर हो तो ऊ के स्थान पर व आदेश हो जाता है, क्योंकि ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, व का उच्चारण स्थान भी ओष्ठ है, जैसे मधु और अरि। साथियों यहां पर ऊ है और ऊ का योग अ से हो रहा है। देखो ऊ और अ, पहली चीज तो यही देखनी है कि ये सवर्ण है कि असवर्ण है, अर्थात समान नहीं है, असमान है। ऊ का क्या कर दूंगा, व कर दूंगा। ऊ का व हम सीख चुके हैं, तो ये ध में ऊ निकालो तो ध हलंत रह जाएगा, व हलंत हो जाएगा और आगे अरि। ये आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं। अब इसको जब वापस जोड़ के लिखूंगा तो म ध हलंत रहेगा, लेकिन व के आगे स्वर आ रहा है तो ये व पूरा बन जाएगा और शब्द क्या बनेगा, मध्वरी। मध्वरी पूछे तो संधि छेद मधु अरि, और मधु और अरि से पूछे शब्द बनाना तो मध्वरी। मधु नामक राक्षस का अरि मनी शत्रु भगवान कृष्ण के लिए शब्द प्रयुक्त होता है, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार साधु और औदार्य, यहां पर क्या करोगे, सीधा बता देता हूं, साध ध हलंत कर दोगे, ऊ का व कर दोगे और व में औ जोड़ दोगे, शब्द क्या बनेगा, साधु उदार्य। और ये देखो सुगुरु आकृति, इसको देख करके डरना नहीं है। गुरु में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है ना, आगे क्या है, आ। मुझे कुछ नहीं करना है, केवल मुझे जो है ना एक नियम फॉलो करना है, सु गु, ये तो लिखूंगा। र हलंत है, ऊ का व कर दूंगा और व हलंत होता है, आगे क्या है, आकृति। अब इसका जब मैं वापस इन सभी वर्णों को मिलाऊंगा तब देखो क्या बनेगा, बनाते हैं। ये सु है, ये गु है, ये र हलंत करना पड़ेगा क्योंकि व में आ है तो वा के ऊपर चला जाएगा और ये शब्द क्या बनेगा, सुगुर्वाकृति। सुगुर्वाकृति, सुगुर्वाकृति। इस प्रकार से इन शब्दों को आपको ध्यान रखना होगा। आइए हम बात करते हैं यण संधि का तीसरा नियम। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण री हो, जैसे पितृ है, मातृ है, भ्रातृ, ये बहुत सारे शब्द जो कि मैंने दीर्घ संधि में आपसे चर्चा करी थी, तो री आ जाए प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण कोई री से भिन्न कोई स्वर अन्य आ जाए तो री के स्थान पर र हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। बात समझ में आ गई होगी। जैसे मातृ और इच्छा, इसमें आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा, री है और री के आगे क्या है, ई है, तो ये असवर्ण हुआ। री का क्या कर दूंगा, र, तो ये त हलंत हो गया और ये मा त र, मातृ जो शब्द जो था उसका सॉल्यूशन ये हो गया और आगे क्या है, बोलो, इच्छा। अब आपको कहने की जरूरत नहीं है, त र और ई से मिलाकर के त्रि बना दोगे तो ये शब्द क्या बनेगा, मातृ इच्छा। ये जो त्रि आप देख रहे हो इसमें हलंत, हलंत र और ई, ये त र और ई तीन वर्ण जब मिलते हैं तब त्रि बनता है। अब यदि मातृ के आगे उपदेश होता, देखो मातृ के आगे उपदेश होता, उपदेश होता तो क्या करता, मैं मां लिखूंगा, त लिखूंगा, ये जो री है उसका र कर दूंगा, आगे क्या है, उपदेश। अब मेरे सामने तीन शब्द आ गए, त, र और उ, इन तीनों से मिलकर मैंने त्रु बना दिया, ये मातृपदेश बन गया। अब एक सरल सा नियम ये है, जैसे मैंने गुण संधि में आपको बताया था ना कि शी पर र आ जाए, तू पर र आ जाए या हण पर र आ जाए, वहां पर सामान्यतया कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। इसी प्रकार से किसी भी शब्द के मध्य यदि आप त्र देख लो, त्रा देख लो, त्रि देख लो, त्रु त्रु कुछ भी देख लो, ये इस तरह का देख लो, तो वो यण संधि होती है। यदि संधि होगी ऐसे शब्दों में तो वहां पर जैसे मातृ इच्छा होता तो ये होगा त्रि हो गया, मातृ उपदेश होगा त्रु होता, लेकिन मातृ और आज्ञा को जोड़ते तो क्या बन जाता, मातृ मात्राज्ञा बन जाता। जैसे पितृ उपदेश है, पी लिखूंगा, त लिखूंगा, री का र कर दूंगा, ये त में जो री है और र हलंत होगा और आगे उपदेश। अब देखो, अब यहां पर त, र और उ जो है उसको क्या बना दूंगा, त्रु, और ये शब्द क्या बनेगा, पितृपदेश। यहां हंत्री शब्द है, हंत्री में क्या आ रहा है, री, हंत्री मारने वाला, इसी से हंता शब्द बनता है। री और आगे क्या है, ई, ये री और ई परस्पर क्या है, सवर्ण तो नहीं है, असवर्ण आना चाहिए, तो री का क्या कर दूंगा, र, और ये हंत, हंत, र और आगे इच्छा। अब इसको जोड़ करके मिलाऊंगा तब ये शब्द क्या बनेगा, हंत्रिच्छा। तो ये चीजें जो हैं वो आपको ध्यान रखने की है, विशेष बातें हैं जिसको आपको बार बार हृदयंगम करना होगा। यण संधि की तीनों चीजों को मैंने ईमानदारी से आपको समझा दिया, आपके समझ में आया होगा, मुझे कोई संदेह इसमें नहीं है। अब आइएगा, यण संधि में ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व और री के स्थान पर र होता है। अतः ये स्वर अर्थात ई उ री जिस व्यंजन में मिले होंगे वह वर्ण स्वर रहित अर्थात हल चिन्ह युक्त हो जाता है। इसलिए जहां पर भी य व र से पहले य व र से पूर्व हल चिन्ह अर्थात आधा वर्ण देखो, य से पहले, य व से पहले, र से पहले, इधर यहां पर इनसे पहले आधा वर्ण देखो, तो वहां वो आधा व्यंजन आए तो वहां केवल और केवल यदि संधि होती है तो वो यण संधि होगी। ये आपको ध्यान रखना है। हां, उस प्रसंग में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे स्वार्थ शब्द है,
अब स्वार्थ शब्द में भी आप यदि ये नियम लगा दोगे कि भाई व के पीछे स आधा आ रहा है और यहां पर मैं यण संधि कर दूं, तो वहां पर आपको शब्द का अर्थ देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो शब्द है ना उसमें अब यहां पर स्व और अर्थ है, तो यहां पर यण संधि तो नहीं है, वहां पर तो यहां स्वार्थ शब्द में स्वाभिमान में जो है स्वांग शब्द है, ये जो शब्द मैंने आपको बताया इसमें तो कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ट्रिक है, और ट्रिक के मामले पर जो शिक्षक ये कह देते हैं कि य वर्ण से पहले आधा वर्ण जहां भी देखो वहां पर यण संधि कर दो, ये गड़बड़ है। हाँ, ये सत्य है कि य वर्ण से पहले यदि आधा वर्ण आ रहा है तो वहां पर यण संधि होने की संभावना बलवती होती है, 99% ऐसा ही होता है। आइए उदाहरणों के माध्यम से हम बात करेंगे। और संकेत सूत्र है ई के बाद में असमान स्वर आएगा तो यह बन जाएगा। देखो नी और आय, न में ई है, ई को न को हलंत कर दूंगा, ई का यह बना दूंगा, यह हलंत होता है। आगे क्या शब्द है, आय, और इसको जब मैं वापस जोड़ दूंगा तो ये शब्द क्या बनेगा, न्याय। अब यहां पर न्याय में आपसे उपसर्ग पूछे कौन सा उपसर्ग है कि नी, ये आपको ध्यान रखना है। न्याय में आपको नी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उपसर्ग जो है वो नी होगा, आपको ऐसे ध्यान रखना है। जैसे नी और ऊन है, अभी न ई का य बहुत सीधा सीधा हो गया, यह हलंत होता है, लेकिन ऊन वाला ये यू और शब्द क्या बनेगा, न्यून। अब इसमें भी आपको नी उपसर्ग कहीं नून में थोड़ी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर झांकना पड़ेगा कि इसमें संधि कौन सी हुई है। तो इस प्रकार से आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। वी अपेक्षा, देखो वी ई का य, फिर यम अप अगला ये बन जाएगा, शब्द बनेगा व्यपेक्षा, व्यपेक्षा। व्यू और ऊह शब्द क्या बनेगा, व्यूह। नी और आस शब्द क्या बनेगा, न्यास, नगर सुधार न्यास जो शब्द बनता है। नी और अस्त न्यस्त, न्यस्त कहते हैं चिन्ह को, जो चिन्ह होता है ना उसको बोलते हैं न्यस्त। और वी और अग्र, देखो व में ई है, ई को हटाऊंगा तो व आधा रह जाएगा, ई का य कर दूंगा, अग्र वाला य हलंत य में मिल जाएगा, क्योंकि ई के स्थान पर होने वाला यह जो है वो यण संधि में आधा होता है। ये शब्द क्या बनेगा, व्यग्र बनेगा, और ये शब्द क्या बनेगा, वी और अक्त से व्यक्त बनेगा। यदि ये अक्ति होता तो व्यक्ति बन जाता, और देखो ये वी और अक्तित है तो व्यक्ति बन जाएगा। अक्ति का अर्थ होता है इकाई, एक विशिष्ट इकाई जो है उसको हम व्यक्ति बोलते हैं। वी और अर्थ, ये व में से ई, देखो व फिर ई फिर आगे अर्थ, ये ऐसे है ना। अब यहां पर व आधा करूंगा, ई का य करूंगा, यह भी हलंत होगा, आगे अर्थ है, लेकिन इसको जब जोड़ दूंगा शब्द क्या बनेगा, व्यर्थ। सभी इन शब्दों को एक एक प्रक्रिया, मुझे लगता है कि इतने शब्द बता दिए हैं। अब ये शब्द आपके लिए छोटू मोटू के खिलौने हैं, अभ्यास आपको करना है। शब्द विच्छेद जो दिया हुआ है उसके अनुसार बनने वाला जो शब्द है मैं लिख रहा हूं। किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो उसका आप अभ्यास करके, और इस तरह से यदि इजी गोइंग से देखोगे तो ये हो जाएगा। ये वी और असन से शब्द क्या बनेगा, व्यसन बनेगा। वी और आप से शब्द क्या बनेगा, व्याप्त बनेगा। वी और आप व्याप्त बनेगा। वी और अय व्यय बनेगा। ये व्यष्टि और समष्टि आप जानते हो ना, ये अर्थशास्त्र के टर्म है। व्यष्टि व्यक्तिगत और समष्टि सामूहिक होता है। वी और अभिचार, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है साथियों, ये व्यभिचार शब्द होता है, व्यभिचार, लेकिन ये शुद्ध अशुद्ध में बहुत बार आता है, इसको व्याभिचार बोलते हैं। ये व्याभिचार कोई शब्द नहीं होता, ये गलत होता है। वी और आ और करण, ये आपने कितनी बार सुन लिया होगा, ये व्याकरण में 2 उपसर्ग है। तो इसमें यह भी ध्यान रखना कि व्यभिचार में पहला वी उपसर्ग है, दूसरा अभी उपसर्ग है, फिर 4 मूल शब्द है। 4 मूल शब्द होता है ना, क्योंकि आ जोड़ते हैं तो आचार बनता है, वी जोड़ते हैं तो विचार, सम जोड़ते हैं तो संचार। ये 4 संख्या वाला 4 नहीं है, 1 2 3 4 वाला। 4 का मतलब है चरण, चलने वाला, जो चलता है। वी आ और करण, इसमें 2 उपसर्ग है, इसे आपको ध्यान रखना है कि इसमें सब में 1 उपसर्ग है। देखो वी और आख्यान, यहां भी ध्यान रखो, पहला उपसर्ग वी है, दूसरा उपसर्ग आ है, क्योंकि ख्यान मूल शब्द है, और ख्यान में भी ख्या मूल शब्द है, फिर अन प्रत्यय है। देखो भाषा में जितना आप अंदर घुसते हो उतना ही आपको आनंद आता है। फिर शब्दों का आप विश्लेषण करना जब सीख जाते हो, उस वक्त बोलते हो शब्दों को तो बड़ा आनंद आता है। वी और आख्यान से शब्द क्या बनेगा, व्याख्यान बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। वी और आघात जो शब्द है उससे शब्द क्या बनेगा, व्याघात बनेगा। वी और आस से क्या बनेगा, वी और आस से व्यास बनेगा। अब देखो यहां पर एक चीज और समझा दूं, व्याघात में भी यहां पर आ उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, 2 उपसर्ग है। अब ये प्रश्न कई बार आता है, आपसे कोई शब्द दे दिए जाते हैं जिसमें यह पूछ लिया जाता है कि किस शब्द में केवल 1 उपसर्ग है, किस में केवल 2 उपसर्ग है। इस दृष्टि से यण संधि को, इस व्याख्यान को मेरे कहने से आप 2 से 3 बार सुनिए, ताकि आपको बार बार जब आप अभ्यास करोगे तो फिर आप गलतियां करने की संभावना आपकी समाप्त हो जाएगी। देखो वी और आख्या, ये शब्द क्या बनता है, व्याख्या। वी और आकुल, इसमें भी 2 उपसर्ग है। पहला वी है क्योंकि ख्या मूल शब्द है ना, तो 2 उपसर्ग है व्याख्या में भी, और आन जोड़ तो आख्यान जोड़ तो व्याख्यान बन जाता है। वी और आकुल, इसमें भी आकुल जो शब्द है उसमें आ उपसर्ग है, ध्यान रखना,
क्योंकि संकुल विकुल इस तरह से बनता है, तो शब्द बनता है व्याकुल। वी और आपक, आपक यहां पर एक ही उपसर्ग है, व्यापक, व्यापक बनेगा व्यापक। यहां पर आपक में आ उपसर्ग नहीं है क्योंकि पक पीछे, और आवर्तन में इसमें दो उपसर्ग है, वर्तन मूल शब्द है, परिवर्तन परि जोड़ते हो तो परिवर्तन बन जाता है। ऐसे कोई शब्द यदि याद नहीं आ रहा है आपको कि उपसर्ग कैसे निकालते हैं, तो उसके साथ में दूसरा शब्द को जोड़ करके उपसर्ग को जोड़ के देख लो, जो पीछे जो शब्द बच जाता है, आ को निकालने से पीछे वर्तन बचा। अब सम जोड़ते हो तो संवर्तन, वी जोड़ते हो विवर्तन, तो शब्द व्यावर्तन, 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 इस तरह से ये शब्द बन जाएगा व्यावर्तन। आगे लिए चलता हूं आपको, देखो बहुत अच्छा शब्द है, पहला उपसर्ग वी है, दूसरा उद है, पद और ती को जोड़ तो पत्ती बन जाता है, व्यंजन संधि हो जाता है, वी और उत्पत्ति व्युत्पत्ति। लेकिन इस शब्द का संधिच्छेद वी, उद और पद और ती ये सिखाने के लिए किया है मैंने। इसका दो खंड यदि आप करते हो तो वी और उत्पत्ति होता है, ये उत्पत्ति का संधिच्छेद है, उद पद और ती, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें उपसर्ग आपको अलग अलग दिखे, इसलिए हमने इसको खंड करके आपके सामने रखे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। वी और उह, व्यू बनता है, बता चुका हूं आप, व्यंत, व्यंत ये कोई शब्द नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। अति और आचार, देखो फिर यहां पर एक चीज सीखने को मिल रही है आपको, चार मूल शब्द है, आ उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, यण संधि हो जाएगी, अत्याचार शब्द बन जाता है, आपको ऐसे ध्यान रखना है। वी और अंजन, ये व्यंजन जो है उसमें कौन सी संधि है ये भी ध्यान रखना, व्यंजन में यण संधि है, तो व में ई है, ई को य कर दूंगा और फिर अंजन वाला अंग इसमें जुड़ जाएगा, शब्द व्यंजन बनेगा। व्यल्प, ये व्यस्त शब्द है, वी और अस्त है, ये अल्प नहीं है, सो शब्द बनेगा व्यस्त। और अति और अधिक, ये शब्द बनेगा अत्यधिक, अत्यधिक, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे देखो अति और उक्ति, अत्युक्ति, अब अत्युक्ति में ऊ ह्रस्व होता है, ये भी ध्यान रखना। ये अति और उद और तम, उद और तम को जोड़ते हो तो उत्तम बनता है, इसका संधिच्छेद अति और उत्तम जब होगा तब ये शब्द बनता है अत्युतम, लेकिन अत्युतम ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अति और एकता, अत्येकता। अधि और आपक बता चुका हूं। अति और आवश्यक, आवश्यक में आ उपसर्ग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अवश्य मूल शब्द है, अवश्य में जब अक प्रत्यय जुड़ता है तब आवश्यक बन जाता है, आदि वृद्धि इसको बोलते हैं। फिर अति और आवश्यक के बीच में यण संधि होकर के शब्द बनता है अत्यावश्यक, आवश्यकता से अधिक इसमें अव्यय भाव समास है। अति और उष्ण, देखो ये शब्द अत्युष्ण बनता है, उष्ण, अत्युष्ण। और अधि और अक्षी, अक्षी का अक्ष हो जाता है, बता चुका हूं। अध्यक्ष और अधि और अक्षर, ये अध्यक्षर, अक्षर में जो अक्षर होता है वो अध्यक्षर होता है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। आगे चलता हूं, अधि और अयन, ये शब्द बनता है अध्ययन, देखो कितना अच्छा शब्द है। अधि आ और देश, यहां पर आ और देश को अलग करने का मेरा जो इरादा था वो ये था कि विद्यार्थी ये जान पाए कि आदेश में आ उपसर्ग होता है, क्योंकि देश मूल शब्द होता है, सम जोड़ते तो संदेश बनता है, इस प्रकार से करके आपको देखना होता है। वी करते हो तो विदेश बनता है, प्र जोड़ते हो तो प्रदेश बनता है, उप जोड़ते हो तो उपदेश बन जाता है, निर जोड़ते हो निर्देश बन जाता है, और ये शब्द बनता है अध्यादेश। और अधि और ऊढ़ा को जोड़ते हो तब शब्द बनता है अध्यूढ़ा, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऊ बड़ा आएगा क्योंकि ऊढ़ा का बड़ा है। और प्रति और अंग को जोड़ते हो तो प्रत्यंग शब्द बनता है। अधि और आय को जोड़ते हो तब शब्द क्या बनेगा अध्याय। अधि और आत्म को जोड़ते हो तब शब्द बनता है अध्यात्म। प्रति और अक्षी को जोड़ते हो, अक्षी का अक्ष हो जाएगा, प्रत्यक्ष बन जाएगा। और प्रति और ऊह को जोड़ते हो तो प्रत्यूह शब्द बन जाएगा। प्रति और एक, ये आपको सरल हो गया होगा, प्रत्येक हो गया। प्रति और उत्पन्न से प्रत्युत्पन्न होता है, इसको मोस्ट कर लेना। उत्पन्न का संधिच्छेद पहले बता चुका हूं। प्रति और उपलब्ध से प्रत्युपलब्ध हो जाएगा। और प्रति और ऊषा है, ये ऊषा है, ये प्रत्युषा शब्द बनता है, ऊंचा नहीं है, ये प्रत्युषा, ऐसे आपको ध्यान रखना है, प्रत्युषा। हाँ ये देखिएगा, हाँ ये उषा जो है उसमें ह्रस्व और ये दोनों आते हैं, ये भी ध्यान रखना। लेकिन शब्दकोश में विशेष करके उसको स्थान दिया है वामन शिवराम आपटे में। लेकिन हिंदी के जो शब्दकोश है उसमें उषा को बड़ा और छोटा दोनों रूप में निरूपित किया गया है। संस्कृत की दृष्टि से मैं बात करूंगा तो उषा ही होगा, और इसका प्रत्युषा ये वाला जो है ना, ये जो लिखा है, ये इसको सेकंड आप दे सकते हो प्रायोरिटी यदि आ जाए तो। लेकिन शुद्ध अशुद्ध में पूछे तो उषा, क्योंकि वामन शिवराम आपटे इत्यादि के जो शब्दकोश है उसमें उषा को मूल माना गया है। प्रति और एकता शब्द बनेगा प्रत्येकता। प्रति और अक्षर प्रत्यक्षर, जैसे अध्यक्षर था ना वैसे प्रत्यक्षर है। और प्रति और अर्पण से शब्द बनता है प्रत्यर्पण। ये शब्द शुद्ध अशुद्ध में बहुत पूछा जाता है, इसको मोस्ट कर लेना। और कुछ लोग इसको प्रत्यार्पण लिख देते हैं, बोल भी देते हैं। प्रत्यार्पण का मतलब है किसी चीज को वापस आना, प्रत्यार्पण संधि आप लोग जानते हो। इस प्रकार से इन शब्दों को आप उपसर्ग की दृष्टि से भी, इसकी दृष्टि से। प्रत्युत्तर, उद और तर से उत्तर बनता है, इसमें दो उपसर्ग बनेगा और ये शब्द होगा उत्तर के बदले दिया गया उत्तर अव्ययभाव समास प्रत्युत्तर बनेगा। और प्रति और आशा से प्रत्याशा बनता है। कुछ लोग प्रत्याक्षा बोल देते हैं,
जैसा बोलोगे वैसा लिखोगे। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जैसा लिखा जाता है वैसे ही पढ़ा जाता है, जैसा पढ़ा जाता है वैसा ही लिखा जाता है। बोलने में और लिखने में प्रत्याख्यान ये शब्द बनेगा, आख्यान के बदले दिया गया जो आख्यान है प्रत्याख्यान है। देखो आ और भूति मूल शब्द है, इसलिए यहां पर मैंने ये प्रति और आ को अलग दिखाने के लिए इसको किया है। बाकी प्रति और आभूति जब जोड़ते हो प्रत्याभूति, और भूति में भू बड़ा होता है, ध्यान रखना। और प्रति और उपकार, ये प्रत्युपकार शब्द बनता है। इसमें भी दो उपसर्ग है, दिखाई दे रहा होगा, एक तो प्रति है, दूसरा उप है। प्रति और आश्रित ये शब्द बनता है प्रत्याशित, प्रत्याशित बनता है। प्रत्या और आवर्तन से शब्द बनेगा प्रत्यावर्तन। और प्रत्या और आरोपण, यहां प्रति और आरोपण ही करना है संधि विच्छेद, लेकिन ये दिखाने के लिए आवर्तन में आ उपसर्ग पहले बता चुका हूं। प्रत्यारोपण ये शब्द बनता है प्रत्यारोपण। आरोप के बदले कोई आरोप जो लगाया जाता है प्रत्यारोपण कहलाता है। प्रति और अपकार, ये देखो ध्यान रखना, ये प्रत्यपकार शब्द बनता है। उपकार के बदले, अपकार के बदले जो अपकार किया जाता है, एक तो उपकार होता है, एक अपकार होता है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। प्रति और अंतर शब्द क्या बनेगा प्रत्यंतर। और अभि और आस शब्द बनेगा अभ्यास। और अभि और उदय ये शब्द बनेगा अभ्युदय, ये बड़ा लोकप्रिय उदाहरण है इसका, अभ्युदय। और प्रति और अभिज्य, प्रतिभिज्य, प्रत्यभिज्य कितना सुंदर शब्द है, लेकिन इसका आजकल हम जो है उपयोग नहीं करते। प्रत्यारोप में दो उपसर्ग है प्रति और आ, क्योंकि रोप मूल शब्द होता है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अभि और आगत ये अभ्यागत बनेगा। और अभि और उत्थान से जो शब्द बनेगा वो अभ्युत्थान बनेगा। उत्थान का संधि विच्छेद उद और स्थान होता है। और साथियों ये अभि और अर्थी अभ्यर्थी, और हिंदुस्तान के 90% शिक्षक इसको अभ्यर्थी लिखते हैं, विद्यार्थियों की छोड़िए आप, तो ये अभ्यर्थी गलत होता है, आज के बाद में ध्यान रखना इसका। परि और आय, प्रयाय, ये परि और आय होता है। परि अव और ईक्षण, इसका एक संधि विच्छेद होता है परि और अवेक्षक, लेकिन यहां पर उपसर्ग अलग दिखाना था। प्रत्यय, इक्ष धातु है, अक प्रत्यय, अव उपसर्ग है, अवेक्षक बनेगा गुण संधि होकर। परि और अवेक्षक को जोड़ते हो तब पर्यवेक्षक बनेगा, पर्यवेक्षक। और परि और अवसान, ये पर्यवसान बनता है। इसमें भी दो उपसर्ग है, परि और अव। अभि और अंतर ये शब्द बनेगा अभ्यंतर। परि आवरण मूल शब्द है, शब्द बनता है पर्यावरण। और परि और ऊषण है, ये शब्द बनता है प्रयूषण। जैनिज्म फिलोसफी आपने देखा होगा, जैन दर्शन में जो रसहीन खाना है, प्रयूषण एक त्योहार है वहां पर, तो ये प्रयूषण शब्द बनता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। परि और अंत से क्या बनेगा पर्यंत बनेगा। परि और अटक चारों ओर घूमने वाला जो है वो पर्यटक है। और परि और आप्त से क्या बनेगा पर्याप्त बनेगा, ये ध्यान रखना। इसमें आप्त, आप धातु है, आ उपसर्ग नहीं है। परि और अटन चारों ओर घूमना पर्यटन है, घूमने वाला पर्यटक है। परि और अवेक्षण ये पर्यवेक्षण बन जाएगा। अव और ईक्षण के मध्य गुण संधि हो जाएगी, इसके मध्य यहां यण संधि होगी, यहां गुण संधि होगी। अव और परि दो उपसर्ग है, शब्द बनता है पर्यवेक्षण। और उपरी और उक्त, ये तो बहुत ही गड़बड़ हम कर रहे हैं, ये शब्द पहले लिख लो। उपरी और उक्त से उपयुक्त बनता है, पहले तो ऐसे ध्यान रखो। हमारा उपरी उक्त ऊपर कहा हुआ और हमने इसको उपरोक्त बना लिया है। ये उपरोक्त शब्द गलत है। क्यों गलत है सुन लो। पहली बात तो ऊपर होता है और ऊपर के साथ में उक्त शब्द, ये उक्त शब्द तत्सम है, ऊपर तद्भव है, तत्सम के साथ तद्भव की संधि नहीं होती है। इसलिए आप जितने भी साथी इस व्याख्यान को सुनकर के अपने अभीष्ट को प्राप्त करेंगे और राजकीय जब कर्मचारी बनोगे, तो मेरा आपसे अनुरोध है और आदेश भी है कि कभी उपरोक्त शब्द का प्रयोग ना करें। उपयुक्त तो करता है, सरकारी संस्थाएं भी उपरोक्त लिखने लग गई हैं। ये भाषा के प्रति औदासीन्य मैं इसको कहता हूं, ये नहीं होना चाहिए। एक एक शब्द को बिगाड़ोगे तो बिगड़ जाएगा। मत्य और अनुसार, ये मत्य अनुसार बनता है, इसको मोस्ट कर लो। ये शुद्ध शुद्ध में पूछा जाता है, क्योंकि इसका भी उच्चारण आजकल मत्यानुसार हम लोग करने लगे, मत्यानुसार ऐसे करने लगे, मत्यानुसार ये गलत होता है, ये ध्यान रखना, या नहीं होगा। मति और उन्नति, मत्युन्नति, मति की उन्नति बुद्धि को कहते हैं। और त्रि और अंबक, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्युर्मुक्षी अमामृतात्। ये त्रि अंबक, अंबक आंखों को कहते हैं, तीन आंखों वाला बहुब्री समास है। ये बहुत अच्छा शब्द है साथियों। स्वस्ति और अयन शब्द क्या बनेगा स्वस्त्ययन, क्या बनेगा, इसको मोस्ट कर लेना। एक बात जरूरी बताना चाह रहा हूं कि हम लोग स्वास्तिक लिख देते हैं, ये स्वास्तिक शब्द गलत होता है। जिसको ये स्वास्तिक वाला जो चिन्ह होता है, ये वाला जो चिन्ह होता है, ये स्वास्तिक जो है ये स्वस्तिक है, ये स्वस्ति मूल शब्द है।
और उसके साथ में क प्रत्यय जुड़ता है तब ये स्वस्तिक, ये शुद्ध है। स्वास्तिक कोई शब्द ही नहीं होता, दुर्भाग्य से आपने लिखना लग दिया। ये भी ध्यान रखना कि स्वस्तिक का यदि कोई संधि विच्छेद पूछे तो इसमें सु और अस्थि, सु का अर्थ होता है सुंदर है, जो विचारों से सुंदर है, जो मंगल का दायक है, वो स्वस्ति है। स्वस्ति कामना हम पढ़ते हैं, स्वस्ति मंत्र हम पढ़ते हैं, और स्वस्तिक को उसको जताने वाला, चित्रित करने वाला जो चिन्ह है, कर्तृ अर्थ में क प्रत्यय जुड़ता है तो स्वस्तिक शब्द बनता है। मति और उदय, ये शब्द मत्युदय बनता है। और राशि और अंतरण, देखो राशि छोटा होता है, ध्यान रखना, ये शब्द बनेगा राशंतरण, राशि का अंतरण जब हो जाता है। त्रि और अक्षर, ये शब्द बनता है त्र्यक्षर। और गति और अर्थक, ये गत्यार्थक बनता है, इसको भी हम गत्यार्थक बोल देते हैं, वो गलत है, ये ध्यान रखना। और ये देखो गति और अवरोध, इसको भी गत्यावरोध करने लग गए हैं, ये गत्यावरोध होगा। इति और अलम, इस प्रकार से ये पर्याप्त है, इस प्रकार से ये पर्याप्त है। इति अलम, इसको मोस्ट करना। ध्वनि और आत्मक, ध्वन्यात्मक शब्द बनेगा, ध्वन्यात्मक शब्द बनेगा। नदी और आवेग, यहां पर ये नद्यावेग, इसको मोस्ट करना, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। नदी और अर्पण से नद्यार्पण बनता है, ध्यान रखना, ये अर्पण शब्द था, अर्पण, ये नद्यार्पण बनता है, नद्यार्पण। और नदी और ऊर्मी, ये तो दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा, यहां पर होगा ही नहीं, अरे हाँ हो जाएगा, ई के बाद में ऊ आया है, बिल्कुल ये शब्द नदी और ऊर्मी, नद्यूर्मी, नदी और ऊर्मी, ई का यह कर दूंगा, फिर आगे ऊ है तो ई के बाद में ऊ आना, ये तो असवर्ण है। गति और अनुसार, ये गत्यानुसार होता है। और इति और आदि, ये बड़ा लोकप्रिय उदाहरण है यहाँ का, इत्यादि, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें इससे आप सीख रहे हो। नदी और अंश, इसको मोस्ट करना, नद्यांश, ये कैसे बनता है एक बार फिर बता देता हूं। ये देखो, ये नदी है और आगे क्या है बोलो, अंश है। अब यहां पर ये न है, फिर द है, ई है, फिर ई है और आगे अंश है, ये इसका वर्ण विन्यास है। ई और अ के मध्य संधि होगी, न द ई का य कर दूंगा, आगे क्या है बोलो, अंश है। अब ये द य और अंश को जोड़ते हैं तो ये द्यम बन जाता है और ये शब्द बनता है नद्यंश। इसको नद्यंश नहीं बोलना चाहिए, ये शब्द है नद्यंश। और इसी प्रकार से देवी और अंग, देव्यंग शब्द बनता है, मोस्ट करना इसको भी। देवी और एकता, ये देव्येकता बनता है। और सखी और आगमन, ये सख्यागमन, सखी का आगमन शब्द बनता है साहब। सखी मूल शब्द होता है, दीर्घ होता है। ये नदी का आमुख, ये नद्यामुख बनता है, नदी का आमुख। और देवी अर्पण, ये देव्यर्पण बनता है, देव्यार्पण नहीं बनेगा। देवी और आशा, ये देव्याशा बनता है। और सखी और आदेश, सखी का जो आदेश होता है वो सख्यादेश, इस प्रकार से शब्द बनता है। आगे लिए चलता हूं आपको, वाणी और औचित्य, ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको। वाण्य औचित्य, मोस्ट करना इसको। और स्त्री और उपयोगी, हमेशा ही पूछा जाता है, ये स्त्री उपयोगी शब्द होता है, लेकिन एग्जामिनर जान करके स्त्री उपयोगी देता है, उसको पता है कि विद्यार्थी ध्यान से नहीं पढ़ेगा, ये शुद्ध अशुद्ध में भी। और लेखन भी इसका ऐसा होने लग गया, जो स्त्री के लिए उपयोगी कोई चीज है उसके लिए 5 बार आप बोलो मेरे साथ, स्त्री उपयोगी, स्त्री उपयोगी, स्त्री उपयोगी, स्त्री उपयोगी, स्त्री उपयोगी। इस शब्द को आपको याद करना है। और ये नार्यंग बनेगा, नारी और अंग से नार्यंग बनेगा। और दधी जानते ही हो, दधी मिश्रित जो ओदन चावल होता है, दध्योदन, ये भी बड़ा सुंदर शब्द है। ये स्त्रियोचित नहीं होगा, यहां पर स्त्रियोचित होगा, स्त्रियो नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इसको भी स्त्रियोचित ऐसे करने लग गए हैं, ये गलत शब्द है। और ये स्त्रियंग, स्त्री और अंग स्त्रियंग बनेगा। और ये महत्वपूर्ण शब्द है, सुधी, विद्वान को कहते हैं, सुधियों के द्वारा उपास्य, सुधियों का उपास्य जो है वो, ये भी जातीय अभिमान हो गया है, ये जातीय अभिमान होगा, ये भी आपको ध्यान रखना। ये य और या वाले प्रसंग जहां पर बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से आपको सुनना, देखना, समझना चाहिए। देखिए ये संकेत सूत्र आगे ई यू के स्थान पर, अभी ई वाले जितने भी थे ये हम कराए हैं। अब ई के स्थान पर तो यह होता है, ऊ के स्थान पर वह होता है। देखो कैसे, शिशु और अंग, शिशु में क्या है ऊ, आगे क्या है अंग है। ये ऊ का क्या करूंगा वह, तो वह करूंगा तो ये श हलंत हो जाएगा, ये शिश्व बन गया। देखो ये जो शिशु जो था उसका शिश्व और आगे क्या है अंग। अब ये शिशु के साथ में शिश्व, श तो आधा रहेगा, फिर व में अंग जुड़ जाएगा तो ये वंग बन जाएगा, शब्द बनेगा शिशवंग, शिशु के अंग। मनु आदेश, देखो क्या करते हैं, ऊ के आगे क्या है आ, अस्वर्ण है, ऊ का व कर दूंगा, वह हलंत होता है ऐसा वाला, इस हलंत व में आ जुड़ेगा तो वह पूरा बन जाएगा, शब्द बनता है मनवादेश। ये आपका स्वस्ति शब्द रहा, सु और अस्ति स्वस्ति है और सु और आगत से स्वागत बनता है। ये शिशु और एकता, ये देखो शीश वेकता। और ये मनु और अंतर को जब जोड़ोगे, ये मां न ऊ का व कर दोगे, अंतर वाला आ इसमें जुड़ जाएगा, मनवंतर। सु और अल्प, ये स्वल्प बनेगा और स्वल्प के साथ में आहार जोड़ते हो तो फिर दीर्घ संधि होकर के स्वल्पाहार बन जाएगा।
सु और आकार, सुंदर है जो आकार, स्वाकार, स्वाकार, सुंदर है जो आकार। लेकिन इसका यदि मैं स्व और आकार, स्वयं के आकार की बात करूंगा तब इसका संधि विच्छेद होगा स्व और आकार, दोनों तरह से इसका संधि विच्छेद हो सकता है, ये ध्यान रखना। स्वाभिमान का दो तरीका नहीं है, लेकिन स्वाकार के प्रसंग, सु आकार, सुंदर है जो आकार, अरे कोई सुंदर आकार लगता है तो उसको सु आकार कह सकते हैं। और मैं कहता हूं मैं मेरे स्वाकार की बात कर रहा हूं तो वहां पर भी जो है वो बन सकता है। जैसे एक शब्द है स्वादेश, तो स्वादेश का संधि विच्छेद एक तो होता है स्वयं का आदेश स्वादेश, और एक जो है व्याकरण में सु का आदेश हो जाता है, तो सु और आदेश से भी स्वादेश बनता है। तो ये दोनों संधियां प्रसंग के अनुसार, मेरा प्रसंग क्या है, संदर्भ क्या है, इसलिए भाषा रटने का विषय नहीं है, भाषा सीखने का विषय है। और ये मानव समाज की महद उपलब्धि है, इसको सीखना ही चाहिए, रटना नहीं चाहिए। यहां पर विशेष बात बता रहा हूं, एक तो स्वस्थ, स्वस्थ में स्व उपसर्ग है और इसका मूल शब्द है, स्वयं में स्थित, एक स्वार्थ स्व और अर्थ, एक स्वांग स्व और अंग, एक स्वाभिमान, एक स्व और अभिमान, इनका संधि विच्छेद ये होता है, ध्यान रखना, इसको बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये स्व और किए मूल शब्द है, कोई संधि नहीं है। ये स्व और अधीन, ये सारे के सारे, इसमें तो कोई संधि नहीं है, बाकी जो दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है, और इसमें सु उपसर्ग नहीं है अपितु स्व उपसर्ग है। ये शब्द कौन से, स्वस्थ, स्वार्थ, स्वांग, स्वाभिमान, स्वकीय और स्वाधीन, ये जो शब्द है ये उपसर्ग की दृष्टि से भी, संधि की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है ये बात आप कर लोगे। अब देखो उपसर्ग की बात करेंगे। अनु उपसर्ग है, न में उ है, उ का व कर दूंगा, व हलंत होता है, इस हलंत व में अ जुड़ेगा तो व पूरा बन जाएगा, शब्द बनेगा अन्वे। पूछेगा कौन सा उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है। ये अनुवीक्षण है, अनु और ईक्षण से अन्वीक्षण बनेगा, ये बता चुका हूं। अन्वेषक, इसको बना बना के देखो, ये अनु और इससे अन्विष्ट शब्द बनता है, अन्विष्ट। ये समन्वय, यहां पर तो ये शब्द जो है, ये अन्वय जो शब्द है, इसका संधि विच्छेद होता है अनु और अय, और अनु और अय को जोड़ते हो तो ये अन्वय बन जाता है, समन्वय को जोड़ते हो तब ये समन्वय, सम अनु और अय, समन्वय शब्द बनता है। अनु और ऐषण, व उ का व, ऐषण वाला एस में जुड़ जाएगा, अन्वेषण। यहां पर आपको अनु दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उपसर्ग अनु है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऋचा के पीछे दूसरी ऋचा जो पीछे पढ़ी जाती है, देखो न में उ है ना, उ का व करूंगा, अब ये ऋचा वाला री जुड़ेगा तो ये शब्द रीज बन जाएगा, ये व्री है, अनव्रीचा। और ये अनवरित, अन्वीत, अन्वित, अन्वित, और इति होता तो अन्विति बन जाता। ये तनु शरीर को कहते हैं, पतले अंगों वाली तनवंगी। ये परमाणु वस्त्र मोस्ट कर लेना, परमाण वस्त्र। ये कैसे बनेगा, अणु में उ है तो न हलंत हो जाएगा, उ का व बन जाएगा, अस्त्र वाला अस में जुड़ जाएगा। ये साध्वेच्छा, साधुच्छा, ये साधु का औदार्य, ये साध्व उदार्य। और अणुवस्त्र, अण्वस्त्र, अण्वास्त्र मत करना इसको, अण्वस्त्र। और ये परमाणुवाधार, और ये साधु का आदेश जो है वो साध्वादेश, और ये साधु का जो आचार है ये साध्वाचार। ऐसे आपको ध्यान रखना है। और साथियों ये मधु और अरी, बोलो क्या बनेगा, मधुवरी बता चुका हूं। गोपी, गोपी गोप वाली होती है और गोपन करने वाली भी होती है, गोप्यार्थ बनता है। जो अर्थ छिपाया जाता है वो गोप्यार्थ होता है। एक वो कृष्ण की गोपियां, तो गोपियों का अर्थ है तो वो गोप्यार्थ है, और गोप छिपाने को भी कहते हैं, छिपाया जाता है जो अर्थ वो भी गोप्य अर्थ है। गोपन शब्द इसे बनता है। ये वधु में उ बड़ा होता है, उ का व हो जाएगा, व में आ जुड़ जाएगा, शब्द वधवादेश बनता है। और यह वधु का आगमन यदि हो रहा है तो वधवागमन शब्द बनेगा। ये बहुत पूछा जाता है। मधु ओदन, मधु शहद मिला हुआ जो ओदन, मधुओदन। लघु है जो औष्ट, ये लघुवोष्ट बन जाएगा, इसको आप बना करके देखें। और वध्व इच्छा, ये वध्वी इच्छा, इस प्रकार से ये शब्द बनेगा। और सरयू अंबु, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ध्यान रखना। ये देखो कैसे बनेगा, सर य हलन करो और फिर ऊ जो है उसका क्या करोगे, व करोगे, व में अंबु, ये सरव सरयवमु, इस प्रकार से ये शब्द बनता है। ध्यान रखना, बोलने में बड़ा कठिन है। सरयवंबु, सरयवंबु, क्योंकि ऊ का व करना है आपको, ये ध्यान रखना। और सरयू में ऊ जो होता है वो दीर्घ होता है, इसको मोस्ट करना। शब्द को जब कठिन आता है तभी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये गुरुवरेण, ये तो शब्द है, ये बता चुका हूं। गुरुवीरेण, गुर, देखो ये र जो है वो ऊपर चला जाएगा, शब्द बनेगा गुरुवरेण। और गुरु आजा, ये गुरुवाजा शब्द बन जाता है। और गुरु आदेश, ये गुरुवादेश बन जाता है।
गुरुवादेश शब्द बनेगा। और धनुआकार, ये धनवाकार, धनु के आकार का ये धनवाकार शब्द बनेगा। और गुरु और आसन, ये गुरुवासन बनता है। और गुरु और इच्छा, ये गुरुवेच्छा बनता है। इतने शब्द है कि इसके बाहर कुछ पूछने की हिम्मत होगी नहीं किसी की। और गुरुवोदन, गुरुवोदन बन जाता है। और लघु और आकार से लघुवाकार बन जाता है। देखो, ये यण संधि का तीसरा पार्ट है। यण संधि का तीसरा पार्ट हमें क्या कह रहा है कि री के बाद में जब असमान स्वर आएगा तो री का र कर दूंगा। मैंने आपको बता दिया ना कि जिन शब्दों में त्र आ जाए, त्रा आ जाए, त्रि आ जाए,त्रु आ जाए, त्रि बड़ा आ जाए, त्रे त्रय इत्यादि आ जाए और त्रो आ जाए, वहां पर संधि कोई होगी तो वो यण संधि होगी। यण संधि में तीसरा पार्ट होगा। संधि युक्त शब्द का जहां से विच्छेद किया जाए वहां पर त्र, त्रा, त्रि,त्रु,त्रु, त्रो इत्यादि संयुक्त वर्ण आए तो वहां यण संधि माननी चाहिए। यथा भ्रातृ और उपकार, देखो ये भ्रातृ शब्द है, भ्रातृ, आगे क्या है बोलो, उपकार है। बहुत सीधा सीधा है। ये भ्रा है, ये त में से री निकालूंगा तो त हलंत रह गया, री का र कर दूंगा और आगे क्या है, उपकार, उपकार। यहां पर त, र और उ मिलकर क्या बनेगा,त्रु। और ये शब्द क्या बनेगा, भ्रातृपकार। तो यहां पर बीच में क्या आया,त्रु। हम यही कह रहे हैं कि जहां से हम संधि तोड़ते हैं, विच्छेद करते हैं, वहां पर त्र, त्रा, त्रि,त्रु इत्यादि कोई वर्ण दिखता है तो वहां पर यण संधि होगी। और ये देखो वक्त्री और उद्बोधन, व क त हलंत करो, री का वक्त्री वाला री जो है उसका र करो, आगे उद्बोधन, ऐसे शब्द है ये। अब देखो क्या करूंगा, व क लिखूंगा, त र और उ इन तीनों से क्या बना दूंगा,त्रु, फिर आगे द, वक्तृत्वबोधन। ये आप यदि अभ्यास करोगे तो ये आपको गलत जो है आपको कठिन नहीं लगेंगे, ये ध्यान रखना। अभ्यासेन जो है कहते हैं कि अभ्यासेन मास प्रसिद्धति विद्या। अभ्यास करोगे, जितना अभ्यास, रिवीजन ही डिवीजन होता है, मैं आपको सदैव कहता हूं। ये देखो दात्री इच्छा, क्या करना है, दा, फिर त हलंत कर दूंगा ना, ये री जो है उसका र बना देगा और आगे क्या है बोलो, इच्छा। ये त र ई से क्या बना, त्रि, ये दा का दार आर, ये च और छा, इच्छा का चच्छा रह गया, दात्रिछा। ये दातृदारता, ये भ्रातृपदेश। तो यहां पर बीच में क्या आ रहा है, त्रि,त्रु इत्यादि तो आ रहा है। ये वक्तृच्छा है, वक्तृच्छा। ये दातृ उत्कंठा, देने वाले की जो उत्कंठा है, दातृत्कंठा, ऐसे बन जाएगा। ये दात्री आदेश, दात्रा, त्रा आ रहा है बीच में, दात्रादेश। ये भ्रातृ इच्छा हो जाएगा। तो ये शब्द जो है इसके बाहर कोई पूछा नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको, बस इतना कर लोगे। मातृ अनुमति, ये मात्र अनुमति होता है, मात्र अनुमति। कुछ लोग इसको मात्रा अनुमति करके ये मातृ अनुमति बनाते हैं, ये गलत होता है। मातृ अर्थ, ये माता का अर्थ, मात्रार्थ बनता है। मातृ आनंद, ये मात्रानंद बनता है। देखो ये एक शब्द जो है वो रीट परीक्षा में आया और रीट परीक्षा में मात्रानंद का संधि विच्छेद पूछा गया। इसका पहला संधि विच्छेद एक विकल्प में दिया था मातृ और आनंद, और दूसरा दिया था मात्रा और आनंद। 80 से 90% विद्यार्थियों ने क्या सोचा कि मात्रा वाला आर, आनंद वाला आ मिलके ये दीर्घ संधि का उदाहरण है और शब्द तो बन रहा है। शब्द का संधि विच्छेद करते समय इस बात को आप कॉपी में लिख लें कि शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं उस वक्त हमें एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए। और वो ध्यान क्या रखना चाहिए कि शब्द का अर्थ क्या है। क्या कोई हम मात्रा जो हम ये कह रहे हैं, एक मात्रा, दो मात्रा, ये मात्रा का कोई आनंद होता है क्या, या आनंद के लिए कोई मात्रा लगाई जाती है क्या? तो ये शब्द गलत है। ये मात्रा आनंद से मात्रानंद बनाना संधि नियम से बन रहा है, लेकिन इसका संधि विच्छेद मातृ और आनंद होगा क्योंकि माता का आनंद होता है, वो अलग बात है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पितृ और इच्छा से क्या बनेगा, पितृच्छा। इस प्रकार के शब्दों का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये मातृ और इच्छा से मातृच्छा बनेगा, मातृच्छा बनेगा। मातृ और आदेश, मात्रा आदेश, इसका भी संधि विच्छेद आप मात्रा और आदेश कर सकते हो, संधि तो बन जाएगी, लेकिन वो गलत है क्योंकि सेटिंग करके धमकी देके संधि नहीं बनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पितृ अनुमति, ये पितृ अनुमति शब्द बन जाएगा। और ये पितृ और उत्सुकता, पिता की जो उत्सुकता है, ये देखो पितृ, फिर त, सु, क, ता, पितृ उत्सुकता। इस प्रकार से शब्द आपकी जिह्वा पर नाचने चाहिए कि क्या शब्द है। पितृ और उपदेश जो शब्द है उससे क्या बनेगा बोलो, पितृपदेश बनेगा। और जामात्री, जमाई को कहते हैं, ये जा मा, ये त में री जो था उसका री, त्रि, इच्छा, जामाता की इच्छा। और पितृ उत्सुकता, पितृ तो पितृत्सुकता, पिता की उत्सुकता, औत्सुकता, उत्सुक से औत्सुकता बनता है।
वैसे औत्सुकता जो शब्द है वो गलत है, उत्सुकता होगा। औत्सुकता शब्द नहीं होता है, क्योंकि औत्सुक या तो औत्सुक्य तो होता है भाई, उत्सुक जो शब्द है ये उत्सुक में यह जोड़ते हो तब औत्सुक्य तो बनता है, लेकिन ऐसा कोई प्रसंग नहीं है कि उत्सुक में जब हम ता जोड़ेंगे तो ऊ का औ हो जाए, इसलिए ये गलत है। और ये शब्द बनता है पितृत्सुकता, पिता की उत्सुकता, ये शुद्ध है, ये ध्यान रखना। ये औत्सुकता टाइपिंग मिस्टेक है। ये शब्द बड़ा अच्छा शब्द है, देखो स्वश्री अनुमति, इसको थोड़ा बताता हूं। स्व, फिर ये स हलंत हो जाएगा, और री जो ये स्वश्री वाला री है उसको र कर दोगे, और आगे क्या है अनुमति। अब इसको जोड़ते हो तब यहां पर त्र नहीं आएगा, देखो स्व, फिर स, फिर स में र पीछे आ जाएगा क्योंकि र में अ जुड़ता है, और ये शब्द बनता है स्वश्रो अनुमति। बहन की जो अनुमति होती है वो स्वश्रो अनुमति होती है। तो साथियों ये थी आपकी यण संधि। मुझे लगता है किसी प्रकार का कोई संदेह मैंने मेरी तरफ से नहीं रखा है। आप साथी सभी इसको बड़े ध्यान से और बड़ी उपासना के साथ, देखो विद्या जो है वो उपासना का विषय है। ये जितनी उपासना आप करते हो, ये मजाक में कभी विद्या आपकी जिह्वा पे नहीं आती है। माँ सरस्वती भी देखती है कौन पात्र है कौन कुपात्र है। जितना आप आनंद के साथ इन शब्दों को पढ़ोगे, अरे राम मर गए, यदि ये आपने बोल दिया तो ये गड़बड़ है। इसलिए इन नियमों को, इन सिद्धांतों से परे जाकर के शब्द के अर्थ को जानने के लिए, और ये संपूर्ण ये शब्द रूपी जो सृष्टि है उसमें आज देखो इस यण संधि में आपने कितने नए शब्द सीखे, कितने आपने उपसर्ग सीखे, कितने आपने शब्दों का जो है जोड़ किस प्रकार से मिलान होता है। ये पूरा मैथमेटिक्स है, ये हिंदी नहीं है। हिंदी व्याकरण को जो लोग कहते हैं हिंदी तो है पढ़ लेंगे, उनकी ज़िंदगी में ये हिंदी करवाती है, ये ध्यान रखना। तो मेरी शुभकामना। और चलिए आगे वाले पार्ट में हम बात करेंगे अयादि संधि की। जब तक आप लोग इसको आनंद से पढ़ें, शुभकामनाएं, नमस्ते।